इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 7, जिसमें हम राष्ट्र की दृष्टि कल्पना के बारे में पढ़ेंगे कि क्या दृश्य कल्पना में कर सकता है। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त मतलब सोचना, चाहे अपने सामने प्रस्तुत रखना बहुत आसान होता है। मन से ही सोच रहा है ना, क्या दिक्कत है, मन से सोच डालो। किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, यह सबसे बड़ी बात होती है। सोच तो सब कोई लेता है, लेकिन उसको चेहरा कोई नहीं दे पाता है। जल्दी बहुत घिसना पड़ता है पिछवाड़ा, तब जाकर एक राष्ट्र को एक चेहरा दिया जा सकता है, चाहे किसी भी काम को। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रीय का मानवीयकरण करके इस प्रथा को इस हल के लायक बना, मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न को हल किया। क्या किया? मानवीयकरण करके, मतलब सबको मिलाकर इस प्रश्न को हल कर दिया कि चेहरा कैसे दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया, मतलब यूं इस तरह बनाया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, एकदम व्यक्ति के मतलब जैसे उनको बना दिया। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। जो भी राष्ट्र बनता था उसको नारी के रूप में, लड़कियों के रूप में, उसको औरतों के रूप में, उसको देवियों के रूप में सामने प्रस्तुत किया जाता था। जैसे मैं देख लो, आप चले जाओ अमेरिका में, तो अमेरिका में किसका मूर्ति है? एक औरत का मूर्ति है, हाथ खड़ा किए हुए, ठीक है। भारत में क्या बोलते हैं? भारत माता। जर्मनी में चल जाओ औरत ही मिलेगी, इटली में चल जाओ औरत ही मिलेगी, राज्य चिन्ह के रूप में आपको औरत ही वहां पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि सब कोई औरतों का गुलाम होता है, इसलिए औरत का साथ लेकर, औरत का चेहरा, औरत का नाम लेकर एक देश को मिला दिया जाता है। क्योंकि बोला जाता है नारी ही रिश्तों का जननी होती है, क्योंकि नारी के वजह से ही, औरतों के वजह से ही रिश्ता जुड़ता है और रिश्ता बनता है। अब देख लो, एक लड़का एक लड़की जब आ रही है तो वो पत्नी होती है, ये पति होते हैं, और इनके साथ सास ससुर माता पिता भाई बहन नाना ननद देवर साली साला सब जुड़ता है कि नहीं। उसके बाद से चाचा चाची काका काकी पटीदार अटीदार सब मिलता है। अब उसके बाद से होगा बच्चा होगा, और फिर वहां पर रिश्ता किसका होगा? माँ बेटे का होता है, बेटे माँ का होता है, बाप बेटे का होता है और बेटे बाप का होता है। फिर भाई बहन का रिश्ता होता है, भाई भाई का रिश्ता होता है। तो एक जन से मिलने, मतलब दो लोगों को मिलने से कितना ज्यादा रिश्ता बढ़ गया। वैसे ही यहाँ पर नारी रूप में प्रस्तुत किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचार किया जाए, क्योंकि घर में औरतें जब सुनेंगे वो तेरी की मेरे हमारे स्वरूप के वजह से देश को आजादी मिली, तो वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उसमें। उस समय राष्ट्रीयों को नारी रूप में पेश किया जाता था। राष्ट्रीयों को अभिव्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया था, असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, और जिस नारी रूप में देश को प्रस्तुत किया जाता था, उस नारी को ज्यादा उसका कोई, मतलब जिनको भी चुना गया था उनका वो कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्ति विचार, जो राष्ट्र के विचार किए, राष्ट्र को सोचे, उनके ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्रों का रूपक बन गया, नारी का छवि ही राष्ट्र का रूपक बन गया, मतलब राष्ट्र को रूप मिल गया, मतलब एक नया चेहरा। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया है, ठीक है। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से वंचित किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर, दो समझ में आया था ना, पिछले आप नीचे भी जानोगे, लाल टोपी और टूटी जंजीर, आप क्लास 9th में भी पढ़े हो इसके बारे में। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसा महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया था जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। न्याय को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसकी आंखों पर पट्टी बनी हुई, ठीक है, और वह तराजू लिए खड़ी हुई है। आज किसी भी अदालत में जाकर देख लो तो आपको ऐसा दिख जाएगा, तराजू लेकर खड़ी है कोई औरत।
इसी प्रकार के नारी रूपों का अधिकार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। कब किया? 19वीं सदी में। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया था। मारियान मिल गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्हों की स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे लाल टोपी, तिरंगा और कलजी। कलजी क्या होता है? कलजी एक छुरी जैसा होता है, कलजी। मारियाना की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर, जितना भी चौक होता था सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। लोग उससे तदात्म्य में एकता का स्थापित कर सके, मतलब उससे लोगों के बीच में एकता स्थापित किया जा सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित, मतलब छाप दी गई। इस पर सिक्का और डाक टिकट पर छाप दी गई। इसी तरह जर्जनिया जर्मन राष्ट्रीय का रूपक बन गया। चक्षु अभिव्यक्ति में जर्मनिया वलूत वृक्ष क्या होता है? बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती है। वलूट वृक्ष एक होता है जंगली झाड़ जैसा होता है, उसका मुकुट यहाँ पर देखो पहनाया गया है। इनको दिख रहा है ना चित्र में? ऑफ कोर्स दिख रहा होगा, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है और जो जर्मन बलूत होता है बहुत मतलब मजबूत होता है, इसलिए उसको वीरता का प्रतीक के रूप में उसको यहाँ पर मुकुट के रूप में पेश किया गया है। ये चित्र देखो, 1850 का डाक टिकट है। ये डाक टिकट पर ऐसा छापा जाता था जिसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। और ये चित्र आप देख सकते हैं तलवार लिए हुए, आई जो हाथ में ली है ना, इधर रॉड टाइप का रॉड जो दिख रहा है, इसी को कलगी बोलते हैं। यही कलगी है। झंडा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? लाल टोपी दिख रहा है, लाल कपड़ा दिख रहा है, तिरंगा है और उसके बाद से कलगी है। यहाँ पर तलवार दिख रहा है, कपड़ा दिख रहा है और ये अपना सब चीज लिए हुए हैं। नया शब्द है रूपक, किसी को नया चेहरा देना। और जिमेनिया चित्रकार फिलिप्स वेट 1848 में लिखते हैं, चित्रकार ने जर्निया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया, सूती कपड़े पर इसको बनाया गया है, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत पर लटकाना था, इसलिए इसको कपड़े पर बनाया गया था। जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई, वहां पे फ्रेंच संसद बुलाई गई थी। ये देख सकते हैं आप 9th में भी पढ़े थे इसके बारे में। टूटी हुई बेड़ियां मतलब आजादी का मिलना। बाज छाप कवच मतलब जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। और बाज छाप कवच हो गया। बालूत पतियों का मुकुट बहादुरी का महत्व। तलवार मतलब मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली। जो तलवार पर आप देख रहे थे, एक फिर पलट के देखो आपको दिखेगा ऊपर में, उस पर एक डंटी दिखा हुआ है जैतून का, वो तिल्ली है, ठीक है। डाली है मतलब शांति का चाह, शांति का प्रतीक। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रीयों का झंडा। इसे जर्मन राज्यों के ड्यूक से प्रतिबंध घोषित कर दी गई। उगते सूरज का किरण, एक नया युग का सूत्रपात, एक नया युग का बनना। ये देख लो यहाँ पर झंडा, ये आपको मुकुट बनाया हुआ, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है? जैतून की डाली, ठीक है। और ये बलूत का तिल्ली है, बलूत का। और ये मुकुट आपका, इसी को बोलते हैं जो डंडा इधर दिख रहा है ना छोटा सा, ये जो डंडा, इसी डंडे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलगी बोलते हैं इसको, कलगी। यहाँ पर देखो किस तरह ये यहाँ पर सोया हुआ है। जुलियन हुबर ने 1850 में। ये सब केवल एक बार देखने की बात होती है। ये देखो किस तरह एकदम हथियार लेकर खड़ी है यहाँ पर, डट कर सामना करने के लिए। अब इन औरत का चेहरा देख लो और इस औरत को देख लो, उसके बाद मैं बताता हूं। चित्र 19, जर्निया गार्डिंग द राइन। राइन नदी पर पहरा देती जर्निया। 1860 में चित्रकार
लॉरेंस क्लासेन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया था। जर्निया की ताकत पर खुदा हुआ है, ये जर्निया के ताकत पर खुदा हुआ है। ठीक है। जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है, और ये जर्मन तलवार ही जर्मन राइन की रक्षा करती है। अब हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई जब आ गया था, उस समय राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा था जो सदी के प्रथम भाग में था। वैसा नहीं था, बदल गया था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया कि सीमित, जितना हमको चाहिए उतना ही चाहिए बस। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदान देते चले गए। लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे थे, हमेशा तैयार थे लड़ने के लिए। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए, साम्राज्यवादी जो उनका उद्देश्य था उसको प्राप्त करने के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रीयवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। नया क्षेत्र था बाल्कन क्षेत्र। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया और बिस्तेनिया, हर्जेगोविनिया और स्लोवेनिया, सर्बिया और मार्टिनिगो शामिल थे। इसमें कौन कौन देश शामिल थे? रोमानिया, बुल्गारिया और अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोनिया और स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे उसमें। क्षेत्र के निवासी को आमतौर पर, वहां के जो निवासी थे उसको आमतौर पर रवाल पुकारा जाता था, मतलब रवाल इधर आ। बाल्किन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्किन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थापना काफी विस्फोटक हुई थी। मतलब वहां पे रोमानिया राष्ट्रवाद जब फैला वहां पे, तो यहाँ के जो ऑटोमन साम्राज्य था उनका विघटन शुरू हो गया था। अब बहुत तेजी से हुआ। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए, अंदर से सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा था, किंतु इसे बहुत कम सफलता मिली थी। एक के बाद एक उसने अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चुंगलों से निकाल कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मतलब जो राजतंत्र में थे उसको निकाल कर स्वतंत्र कर दिया, घोषणा कर दिया कि आजाद कर देंगे। बाल्किन लोगों ने आजादी या राजनीतिक विचारकों अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता और आधार दिया, मतलब नया रूप दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल करके यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया इतिहास का कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन बना दिया, गुलाम बना लिया। अतः बाल्किन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपनी संघर्ष को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के लिए प्रयास करते रहे थे और प्रयास कर भी रहे थे। जैसे जैसे विभिन्न सलाव राष्ट्रीय समूहों ने अपना पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्किन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया और वहां पर बहुत ज्यादा टकराव होने लगा। बाल्किन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करने लगे और करते थे, और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद करता था। परिस्थितियों और अधिक जटिल हो गई, जितना भी परिस्थिति था और बढ़ गया, बिगड़ गया, क्योंकि
बाल्किन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां देश आकर लड़ने लगे। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापक और उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी कि हमारा सेना इतना रहेगा, हमारा सेना इतना रहेगा। जिस तरह बाल्किन समस्या आगे बढ़ी, उसमें यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी के हर ताकत, जितना भी ताकत था, बाल्किन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। कौन कौन? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब अपना ताकत झोंक कर बाल्किन पर कब्जा करना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए, बहुत ज्यादा युद्ध हुआ। अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और इसी के वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इन्हीं लोग के वजह से। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हमारे देश को बहुत बर्बादी हुआ था उस समय, बहुत ज्यादा बर्बादी हुआ। ये देख लो ब्रिटिश शासन कितने दूर में राज करती थी। ये अपना इंडिया है। समझ लो कि इंडिया इतना बड़ा था जिस पर इन लोगों ने राज किया। ये सब इंडिया था, इतना दूर में सब इंडिया ही इंडिया था। देख लो, ये सब इंडिया का भाग था। बाद में सब अपने आप में बंटवारा करवा दिया, सब नाजायज। जितना भी यहाँ पर उस समय का राजा था, सब डरपोक था, सब बांटते गया। नहीं तो इतना बड़का अपना ही केवल देश होता, बाकी किसी की औकात थी अपने से लड़ने की? हिम्मत था किसी को? नहीं था। और इतना ज्यादा भू क्षेत्र था। अब समझ लो कि इतना है, तो हम लोग का इतना ज्यादा समुद्र भी था। ये सारे समुद्र पर हम लोगों का राज रहता है इतना तक। जब यहाँ पर राज था तो ये सब अपना होता, ये सारा। इतना दूर में भारत होता, समझो कि इतना दूर में भारत होता तो कितना अच्छा होता, कितना रुपया छापते हम लोग। जहां मन करे वहां जाओ, किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा है, बट गया है, सब किसी को प्राइवेट मिल गया है, सब कोई राज भोग रहा है। अब यहाँ पर देखो चित्र 20, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश साम्राज्य का आयसगणन करना एक मानचित्र, मतलब ब्रिटिश शासन के बारे में ये बता रहा है कि कितना बड़ा था। ठीक है। साम्राज्यवाद से जुड़े हर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। 1914 के बाद बहुत ज्यादा विनाश होने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की, क्योंकि विश्व युद्ध की वजह से उनका ताकत कमजोर होने लगा। क्योंकि इंग्लैंड के न थे, इंग्लैंड से तो लड़ाई हो रही थी और इंग्लैंड कमजोर हो गया। इसके वजह से हिंदुस्तान के तरफ से भी इन लोग कमजोर हो गए। इधर से हम लोग चढ़ाई, उधर से वो लोग चढ़ाई, बाद में एकदम हती चुकी हो गया है। आज के ब्रिटेन हती चुकी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय बिजनेसमैन चलाता है, चाय पत्ती बेचता है। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। वो सब लोग साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। कौन? जितना भी उपनिवेशीकरण वाले लोग थे, मतलब जितने बिजनेस करने वाले लोग थे। हर तरफ से राष्ट्रीय विरोधी आंदोलन विकसित हुए। इस अर्थ में राष्ट्रीयवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, कि सबको एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में पेश किया जाए। ठीक है। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए थे, हालांकि क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रीय मतलब वहां पर विकसित कर दिया। हर तरफ से राष्ट्रीयवाद को विकसित वहां पर कर दिया गया। मगर यह विचार किया गया कि वहां पर समाजों को राष्ट्रीय राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, समाज को भी मिलाना चाहिए। अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। इसको मतलब सर्वभाविक सबके लिए, और सार्वभौम मतलब राष्ट्र के लिए इसे व्यापक तौर से सहमति मिल गई कि हर किसी के लिए राष्ट्र होगा। अब यहाँ पर प्रश्न और क्वेश्चन, मतलब प्रश्न और उत्तर आपको मिलेंगे। यहाँ पे उत्तर तो मैं नहीं देने वाला, प्रश्न का मतलब समझा देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मतलब यहाँ पर जो भी दिया गया है
क ख ग घ अंगा तक, इस पर टिप्पणी मतलब छोटा छोटा टॉपिक लिखना है। जैसे में ज्यूसेppe मत्सेनी कौन था, क्या करता था। और 2 नंबर, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाए। 3 नंबर, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व था। 4 नंबर, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे, जो आपको बताना है यहाँ पे। ये चर्चा के लिए है, ये चर्चा आप खुद कर लेना। ये आपको परियोजना है, ऐसे तो स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन आशा करते हैं कि आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको नया कुछ तो सीखने को तो इसी से मिलेगा। तो चलिए सीखते रहिए। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले भाग में, अगला अध्याय में। तो अगला अध्याय अपना कौन सा है, भारत में राष्ट्रवाद। अब तो पढ़ लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अब भारत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, भारत के बारे में। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, सलाह देना चाहते हैं, चाहे जो भी आपको पूछना हो, बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, हमारे तरफ से गारंटी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट का टीम आपके लिए हमेशा बैठी हुई है। कब आप मैसेज करो, कब हम रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।